रेलवे स्टेशन पर कच्चा आम बेचने वाली गरीब सहेली। माया नाम के स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस आ चुकी थी। तभी ट्रेन के आते ही काफी मुसाफिर सामान बेचने वाले ट्रेन की ओर अग्रसर होते हैं। वहीं गर्भवती रेशमा हाथ में कटोरी लिए कच्चे आम बेच रही थी। अजी कच्चे आम ले लीजिए, कच्चे आम, मसालेदार कच्चे आम खाइए। सिर्फ 10 रुपए के कच्चे आम की चाट खाइए। अरे भाई साहब, आम ले लीजिए, 100 रुपए के कच्चे आम। अरे मैं ये सब नहीं खाता, चलो हटो मेरे आगे से। ट्रेन के आगे के दरवाजे की तरफ जाकर रेशमा कच्चे आम बेचती है। लीजिए लीजिए कच्चे आम लीजिए, सिर्फ 10 रुपए, 10 रुपए, चटाकेदार मसालेदार। इस गर्मी में खाइए कच्चे आम। लाओ मुझे दे दो, मेरे मुंह में पानी आ गया है कच्चे आम देखकर। लीजिए बहन जी। तभी उसे देखकर 2-4 लोग कच्चे आम रेशमा से खरीद लेते हैं कि तभी लोगों की भीड़ ट्रेन में चढ़ने के लिए और उमड़ती है। रेशमा को धक्का लग जाता है, लेकिन कृति उसे बचा लेती है। अरे आप ऐसी अवस्था में काम क्यों कर रही हैं? अच्छा हुआ मैंने बचा लिया, वरना आपको चोट लग सकती थी। कम से कम 7 महीने की गर्भवती तो होंगी तुम। ऐसी हालत में तुम्हें ऐसी भीड़ वाली जगह पर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्या करूं बहन, मेरी परिस्थितियां ऐसी है कि मुझे मजबूरी में गर्भवती के समय में कच्चे आम बेचने रेलवे स्टेशन पर आना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा भीड़ यही होती है। अपने बच्चे का पेट पालना है, उसके भविष्य के लिए पैसे भी तो जोड़ने हैं। तुम्हारा पति कहाँ गया? वो अब रेशमा उसे कुछ बोलती उससे पहले ही कीर्ति का पति आकर उसे ले जाता है। तभी रेशमा फिर से कच्चे आम स्टेशन पर बेचने लगती है। जहां ट्रेन से पूजा नाम की एक अमीर लड़की चश्मा लगाए उतरती है तो सामने उसे रेशमा कच्चे आम बेचते हुए दिखती है, जिसे देखकर वो बेहद हैरान हो जाती है। रेशमा, तुम ये सब कब, क्यों, कैसे? पूजा तू वो पूजा को देखकर रेशमा मुंह फेर कर कहीं और कच्चे आम बेचने लगती है। पूजा को उसका बर्ताव समझ नहीं आता और वो अपना बैग लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। आम ले लो, कच्चे कच्चे आम ले लो, 10 रुपए के आम ले लो। रेशमा, रेशमा रुको, तू मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों रही है? पूजा ने मुझे देख लिया है। ऐसी हालत में अब वो क्या समझेगी? मैं उसे क्या जवाब दूंगी? उसे कुछ बोलना नहीं चाहती। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। रेशमा ऐसी हालत में जल्दी जल्दी चलने लगती है। तभी वो एक बेंच से टकरा जाती है और तभी पूजा उसे संभाल कर कहती है, रेशमा तो ठीक तो है ना? पागल है ये क्या? तू ऐसी हालत में मुझे देखकर भाग क्यों रही है? और ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है? मुझे बता, क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ? आखिर उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? आखिर क्यों रेशमा रेलवे स्टेशन पर पूजा को देखकर ऐसी हालत में भी भाग रही थी? ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। दरअसल बचपन से ही दोनों बहुत अच्छी पक्की सहेली थी। दोनों ही अमीर घर से थी। कॉलेज में उनकी दोस्ती के चर्चे थे। ऐसे ही एक दिन रेशमा पूजा के घर जाकर कहती है, ओए पूजा, कहाँ है तू? चल, हमारे सारे फ्रेंड्स क्लास में इंतजार कर रहे हैं। हम ही लेट है, जल्दी तैयार होना। यार अभी तक मैं तैयार नहीं हुई, मुझे रेडी करना। अभी मेरे बाल भी कर्ल होने रहते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं तेरी हेल्प करती हूँ। और ये तूने कैसी ड्रेस पहनी है? मैं सिलेक्ट करती हूँ तेरी ड्रेस। तभी रेशमा पूजा के वार्डरोब से उसके लिए प्रेटी सी ड्रेस निकाल कर उसे देती है। फिर उसका मेकअप करती है, उसके बाल को कर्ल करती है, जिसके बाद दोनों तैयार हो जाती हैं और कार में बैठकर क्लब पहुंच जाते हैं, जहां वो ड्रिंक करते करते डांस करते हैं। उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, हमको ना खबर कब कैसे आया वो। ओ, दिल से खुशबुस क्या फरमाया वो। ओ, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। रेशमा, मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। ओए, मेरे ग्लास का जूस खत्म हो गया है, चल और लेने चलते हैं। ओके चल, मुझे भी पीना है। तभी दोनों सहेलियां ड्रिंक सेक्शन के पास जाकर और पीने लगती हैं और दोनों हमेशा साथ में रहा करती थी। वापस आते समय रेशमा की कार पर एक छोटा सा बच्चा खटखट करके कहता है, दीदी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़े से पैसे दे दो ना। बेचारा बच्चा, रुको, मैं तुम्हें अभी पैसे देती हूँ। और ये लो, ये फ्रूट्स वगैरह खा लेना। ये चिप्स का पैकेट है। शुक्रिया दीदी, आप बहुत अच्छी हो। तू पागल है? क्यों तूने उस बच्चे को पैसे दिए?
पागल, वो भूखा था। हम अमीर हैं, अगर थोड़े से पैसे दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा, कम से कम उस बेचारे का पेट तो भर जाएगा। बड़ा सॉफ्ट हार्ट है तेरा, तू कितनी आसानी से सबकी मदद कर देती है। इसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन पूजा रेशमा से कहती है, रेशमा रेशमा, मैं तुझे गुड न्यूज देना चाहती हूँ। पता है, मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था वो जॉब मुझे मिल गई है। अब मैं लंदन जाऊंगी, मेरा ड्रीम पूरा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। वैसे कब जाना है? बस कल ही निकलना है। मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, पर क्या करूँ यार, जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तेरा सपना पूरा हो जाएगा और मुझे क्या चाहिए। अच्छा, अपना ख्याल रखियो। तुझे कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे पुकार लेना, वीडियो कॉल करना। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर पूजा अपने घर चली जाती है और अगले दिन की फ्लाइट से लंदन निकल जाती है, जहां वो अपनी ड्रीम जॉब करती है। वहीं दूसरी ओर रेशमा के माता पिता उसकी शादी प्रवीण नाम के एक अच्छे से बिजनेसमैन से करा देते हैं, जहां वो बहुत खुश रहती है। लेकिन कुछ समय में उसके पति का बिजनेस लॉस में चला जाता है और वो घाटे में आकर दिन प्रतिदिन शराब पीने लगता है और लड़ाई करने लगता है। वहीं इस बीच रेशमा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अजय, आप इतना क्यों पीते हैं? पीना बंद कीजिए, इससे आपकी सेहत पर असर होगा। कुछ नहीं तो अपने बच्चे और मेरे बारे में ही सोच लीजिए, कुछ समय में वो आ जाएगा। क्या करूं रेशमा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस ऐसा डूबा है कि तन्हाई में शराब पी लेता हूँ। कोई नौकरी भी नहीं है, लेकिन मैं कल से दूसरी कंपनी में ट्राई करूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, हम बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे को वेलकम करेंगे। आइए, खाना खा लीजिए। इसके बाद दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। अगले दिन प्रवीण नई नौकरी की तलाश में जाता है कि तभी उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिस वजह से अब वो कहीं पर भी जाने लायक नहीं होता। अपने पति की ऐसी हालत देखकर रेशमा बहुत रोती है। घर में पैसे ना होने के कारण कच्चे आम बेचने लगती है। यहाँ आसपास की मंडी में कोई भी कच्चे आम इतनी आसानी से नहीं खरीद रहा। मुझे किसी भीड़ वाली जगह पर जाना होगा। क्यों ना मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर चटपटे कच्चे आम बेचूं, वही सही रहेगा। ये कहने के बाद रेशमा गर्भवती हालत में ही रेलवे स्टेशन पर जाकर कच्चे आम बेचने लगती है। अपने बच्चे और पति के लिए मैं इतनी मजबूर हो गई कि मैं कच्चे आम बेचने लग गई यहाँ पर। फिर मैंने तुझे देखा तो नजरअंदाज करने लगी। आखिर मैं तुझसे कैसे नजर मिलाती। इतना सब हो गया और तूने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा था तुझे, मेरी कभी भी हेल्प चाहिए हो तो बता देना। छोड़, अब जो होना था हो गया। तू अपनी ड्रीम जॉब करने लग गई थी, जो करना चाहती थी हो गया ना वो। हाँ, पहले मैं इंटर्नशिप कर रही थी और अब अपनी ड्रीम कंपनी में मैं एमडी बन गई हूँ। लेकिन रेशमा, मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं तेरी और जीजू की मदद करना चाहती हूँ। फिर तो कुछ महीनों में मेरे भांजे को भी जन्म देने वाली है, कैसे उसका ख्याल रखेगी? मैं तुझे ऐसे भाग दौड़ नहीं करने दूंगी। पर पूजा, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती। चुप चुप कर तू। जब तेरे बिजनेस में पैसे आ जाए तो वापस कर देना। और वैसे भी मैं तेरी सहेली हूँ, हमारे बीच पैसों की दीवार नहीं आ सकती। चल अपने घर लेकर, जीजू से भी मिलना है। इसके बाद रेशमा पूजा को अपने घर ले जाती है, जहां उसका पति बेड पर होता है। वो प्रवीण से बात करती है। वो कुछ महीनों तक वहीं रहकर रेशमा का ख्याल रखती है। फिर उसकी बेटी होती है। पूजा पैसों से उसकी मदद करती है। धीरे धीरे प्रवीण चलने लगता है और वो छोटी सी फैक्ट्री खोलता है, जहां से धीरे धीरे पैसे आने लगते हैं और उनकी सिचुएशन अच्छी हो जाती है। इस तरह दोनों सहेली की दोस्ती बरकरार रहती है। आकृति एक अच्छे अमीर घर की पढ़ी लिखी बहू थी। दरअसल अपनी शादी के बाद भी वो पढ़ाई करती रही है और आखिरकार अपनी मेहनत और लगन से वो वकील की पोस्ट से जज बन चुकी थी। उसके पास एक अच्छी सरकारी नौकरी थी और नौकर पुलिस वाले गन लेकर उसके आगे पीछे रहा करते थे। ऐसे ही आकृति अपने ससुराल वालों के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी। माँ जी, और खाना खा लीजिए। अरे बहू, तो मेरी चिंता क्यों करती है? तेरा कोर्ट जाने का समय हो चुका है, तू अपनी सरकारी पोशाक पहन ले। हाँ कृति, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम अपने काम पर ध्यान दो, यहाँ तो नौकर चाकर हैं ही। अरे आप कैसी बातें करती हैं? सरकारी जज बन गई तो क्या हुआ, इस घर की बहू भी तो हूँ। 1 मिनट, कॉल आ रहा है। कौन? अच्छा, वो सुनील वाले केस की हियरिंग आज ही है। ओके, मैं तुरंत पहुँचती हूँ। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी, वो मुझे एक अर्जेंट केस के लिए तुरंत निकलना होगा, उसकी हियरिंग आज ही है। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, यहाँ की चिंता छोड़ दो और अपना बेस्ट देना। जी बिल्कुल।
इतना कहकर आकृति अपने कमरे से वापस आती है तो जज के सरकारी कपड़े पहनकर चश्मा लगाए हाथों में फाइल लिए अपनी सरकारी गाड़ी में बैठती है, जहां उसकी हिफाजत के लिए अलग से 2 गाड़ी में सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले थे। तभी वो कोर्ट पहुंच जाती है जहां उस अर्जेंट केस की सुनवाई करती है। देखिए, मैंने दोनों पक्ष की बातों को सुना और समझा भी है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि सुनील बेगुनाह है। उसके साथ ये सब जानबूझकर किया गया है। सुनील को बाइज्जत बरी किया जाता है। जजमेंट देने के बाद आकृति जैसे ही बाहर आती है तो सभी लोग उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने न्याय का साथ दिया। कुछ ही देर बाद जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर वापस निकल जाती है तो आगे जाकर कंस्ट्रक्शन की वजह से उसकी गाड़ी रुक जाती है। बहुत देर होने के बाद जब वो बाहर निकल कर आती है तो उसके साथ 2-4 सिक्योरिटी और पुलिस वाले गन लेकर आसपास खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या है? अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो कम से कम अपने कंस्ट्रक्शन मशीनों को तो साइड रखिए, आने जाने का रास्ता छोड़ दीजिए। मैडम जी माफ कर दीजिए, हम अभी हटवाते हैं। किंजल, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और यहाँ के पड़े हुए सीमेंट के मसाले को उठाकर अंदर ले जाओ। जी मालिक। तभी किंजल का 1 साल का छोटा बच्चा रोने लगता है और वो उसे एक हाथ से गोद में पकड़े हुए चुप कराकर अपनी साड़ी में बांध लेती है। फिर एक हाथ से तसले में सीमेंट उठाकर जाने लगती है। तभी आकृति पलट जाती है। दोनों जैसे ही एक दूसरे का सामना करती हैं तो आकृति किंजल की बुरी हालत, उसकी फटी साड़ी देखकर आंखों को आंसुओं से भर लेती है, जबकि किंजल प्यार से उसे मुस्कुराते हुए देखती है। किंजल, तू और ये तेरा बच्चा? आकृति, और तू सरकारी अफसर बन गई, जज साहब बन गई तू? हाँ किंजल, पर तू इस हालत में? दोनों एक दूसरे को भावुक होकर आंखों में आंसू लिए देखते रहते हैं। आखिर इन दोनों का क्या रिश्ता था? क्या दोनों एक दूसरे को काफी समय बाद मिली थीं? ये जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। दरअसल किंजल और आकृति पहली कक्षा से ही साथ में पढ़े थे। दोनों बहुत पक्की सहेली थी। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाती थीं और देखते ही देखते उन्होंने अपनी 10वीं की कक्षा भी पार कर ली। दोनों सहेलियां बहुत खुश थीं। अगले दिन वो 11वीं का फॉर्म भरने के साथ में स्कूल जाने वाली थीं। तभी स्कूल के बाहर इंतजार करते हुए आकृति को 2 घंटे हो जाते हैं। इतनी देर हो गई, अभी तक किंजल आई क्यों नहीं? कहीं भूल तो नहीं गई? एक बार घर चलती हूँ उसके, आखिर हमें आगे की पढ़ाई भी साथ में ही करनी है। ऐसा बोलकर आकृति किंजल के घर पहुंच जाती है, जहां किंजल सब्जी काट रही थी। अरे किंजल, तू यहाँ पर सब्जी काट रही है और मैं कब से स्कूल के बाहर तेरा इंतजार कर रही हूँ। 11वीं के फॉर्म नहीं भरने? तो चली जा आकृति, मैं नहीं आ सकती। देख, मजाक मत कर, जल्दी चल, तेरी वजह से पहले ही लेट हो चुका है। आंटी उसको बोलिए ना। आकृति बेटा, किंजल सही कह रही है, अब से वो नहीं पढ़ेगी। उसे जितना पढ़ना था 10वीं तक पढ़ लिया। तू जा और पढ़ाई कर। आंटी, आप ये क्या बोल रही हो? हम हमेशा साथ में पढ़े हैं और आगे भी साथ पढ़ना चाहते हैं। फिर आप क्यों नहीं भेज रही हैं किंजल को? वो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ाई में। बेटा देख, इसकी आगे की पढ़ाई करवाने के लिए अब हमारे पास और पैसे नहीं है, न ही इसके पिताजी की इच्छा है। अब इसकी उम्र शादी के लायक हो गई है, तो तू दोबारा ये सब मत बोल और चली जा यहाँ से। कविता की बात सुनकर आकृति को बहुत बड़ा झटका लगता है। जहां उसे अपनी प्यारी दोस्त से अब अलग होने का मंजर नजर आता है, वो देख रही थी कि किंजल मन ही मन बहुत रो रही थी। वो कुछ कर ही नहीं पाती है और वहां से चली जाती है। आकृति एक दिन किंजल के घर पहुंचती है तो खिड़की से देखती है कि वहां किंजल अपनी कॉपी किताबों को जलने से बचाने के लिए बहुत रो रही थी। अपने माता पिता के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसके माता पिता उसकी एक नहीं सुन रहे थे। किंजल के हालात बहुत बुरे हो गए थे। वो किंजल से बात करने की कोशिश करती थी तो उसके माता पिता पुरानी सोच के कारण ना उसे उससे मिलने देते थे और इसी वजह से किंजल को पढ़ने भी नहीं दे रहे थे। मुझे तो किंजल के मम्मी पापा के बारे में खबर ही नहीं थी कि वो लड़कियों की पढ़ाई के लिए ऐसा भी सोचते हैं। उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। किंजल कितना परेशान है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। उस दिन के बाद किंजल और आकृति की मुलाकात कभी एक दूसरे से नहीं हो पाई। जब किंजल के माता पिता उसकी शादी एक गरीब मुकेश नाम के व्यक्ति से कर देते हैं, जो कि काफी नशीले पदार्थ का सेवन करता था। इस वजह से वो उसे मारता पीटता था।
साल गुजरते हैं। किंजल को एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन उसका पति कहता है, मुझे दारू पीनी है, चल पैसे निकाल वरना मैं इसको मार दूंगा। खबरदार, अगर आपने मेरे बच्चे को छूने की कोशिश भी की तो अपनी गंदी आदत के चलते मुझ पर जो जुल्म किए हैं करिए, लेकिन मेरे बेटे को हाथ लगाने की भी मत सोचना। देखो तो मुंह कैसे चल रहा है, चल पैसे निकाल। मैं कहाँ से पैसे लाऊं? आपको कमाना चाहिए ना। मैं जानता हूँ तू मजदूरी का काम करके पैसे कमाती है और तेरे पास पैसे हैं, चल पैसे निकाल। मैं पैसे बिल्कुल नहीं दूंगी। इतने में उसका पति मुकेश बेहोश हो जाता है और किंजल रोते हुए अपने बेटे को गोद में लेकर कहती है, अगर आज मम्मी पापा ने मुझे पढ़ने दिया होता तो मुझे ऐसी जिंदगी घुट घुट कर नहीं जीनी पड़ती और ना ही बेरोजगारी का काम करना पड़ता। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी सहेली कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर सरकारी दफ्तर में काम कर रही होगी। वकील बनना उसका सपना था। वहीं दूसरी ओर आकृति लॉ की पढ़ाई करके वकील बनती है, जिसके बाद उसकी शादी हो जाती है और आगे की पढ़ाई करते करते जज बन जाती है, जहां अब उसके आगे पीछे सरकारी नौकर हाथ में गन लेकर उसे सिक्योरिटी देते थे। तभी दोनों अपनी धुंधली यादों से बाहर आकर एक दूसरे को गले लगाती हैं। किंजल, मैंने तुझे बहुत बहुत ज्यादा याद किया है। तू कहाँ थी पता है? तुझसे मिल भी नहीं पाई थी मैं, और ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है। वही जो एक आम बेरोजगार की होती है। तो जानती है, मम्मी पापा ने पढ़ाई छुड़वा दी और एक ऐसी जगह शादी कर दी जहां मेरा जीना हराम हो गया और मुझे अपने बच्चे का पेट पालने के लिए खुद ईंट सीमेंट उठाने का ये काम करना पड़ा। लेकिन मुझे तुझे इन सरकारी पोशाक में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तू वकील बन गई ना? नहीं नहीं, वकील से मेरी पोस्ट बढ़कर अब जज साहब की हो गई है। पढ़ाई में तू बिल्कुल अव्वल थी, आज तू जो है वो तो बिल्कुल नहीं होती। अगर अंकल आंटी तेरी पढ़ाई करवा देते, लेकिन अब मैं तुझे ऐसे नहीं रहने दूंगी। अपने उस बेकार पति को तू छोड़ दे, मैं तेरा केस लड़ूंगी और तू वो बनकर दिखाना जो तू नहीं बनी। आगे की पढ़ाई मैं तुझे करवाऊंगी। सच? पर शायद ये नहीं हो सकता। सब हो सकता है, मैं हूं ना तेरे साथ। मैंने तेरा साथ कभी छोड़ा ही नहीं है। ये मेरा भांजा है ना, ला मेरे बच्चे से मैं भी मिल लूं। खुशी के आंसू से आकृति अपनी सहेली के बेटे को प्यार करती है, उसे अपने घर लाकर उसकी खातिरदारी करती है, फटी साड़ी देखकर उसे नए कपड़े देती है, अपने ससुराल वालों से मिलवाती है। इन सब के बाद किंजल बहुत खुश हो जाती है। अरे बेटा, हम तेरे बच्चे को संभाल लेंगे, तू बस मेहनत कर। शुक्रिया माँ जी। इस तरह आकृति के ससुराल वाले कुछ समय किंजल के बेटे को संभालते हैं। इस बीच किंजल अच्छे से पढ़ाई करके 2 साल के भीतर ही अपने पांवों पर खुद खड़ी हो जाती है और अपने बच्चे को खुद पालकर एक अच्छी जिंदगी बिताने लगती है।